जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवघर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के इस विशेष लेक्चर में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एक कायराना हमले की। अभी जम्मू कश्मीर में कुल 26 लोग दोस्तों मारे गए हैं। उन 26 लोगों में एक नेपाली व्यक्ति भी है, बाकी 25 लोग भारतीय मूल के हैं। इन 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत में रोष है, भारत के लोगों में रोष है और उसके तहत ही भारत में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की जो है उसकी मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी सब लोग भी रहे हैं और उन्होंने कुछ कड़े फैसले इस बार लिए हैं जो हमें एक बार देख लेने हैं। फैसलों की अगर बात करें तो ये जो हमारी सीसीएस है उसकी पूरी स्टेटमेंट मैंने दिखाई है। ये 5 पॉइंट यहां पर दिए हैं और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहली बात, 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता 1960 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, उसके लिए देखिए एक शब्द यूज किया गया है और वो है एबियंस। इसको इमीडिएट इफेक्ट से अभी सस्पेंड कर दिया गया है एक तरीके से। यानी भारत यहां पर बहुत सारे काम कर सकता है जो सिंधु जल समझौते के तहत निर्णय लिए गए थे, जो पानी देने और पानी यूज करने के प्रावधान किए गए थे, उनको भारत बहुत अच्छे तरीके से यहां पर देख सकता है और उनको रोक भी सकता है। आगे इसकी बात हम अभी और करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में एक बार और कही है भारत के विदेश मंत्रालय ने, और वो विदेश मंत्रालय ने क्या बात कही है कि जो हमारा अटारी पोस्ट है उसको भी अभी क्लोज कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट से, उसको रोक दिया गया है और वहां पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उस रिट्रीट सेरेमनी को भी शायद आगे बंद किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत जो सार्क देशों का मेंबर है, उन सार्क देशों के नागरिकों के लिए ये एक स्कीम चलाई है, सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो सार्क के देश हैं, उन देशों के जो नागरिक हैं, भारत उन नागरिकों को भारत में आने के लिए वीजा प्रोवाइड करता है। तो अभी मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको अब इस सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत कोई भी वीजा प्राप्त नहीं होगा और जितने भी लोग ऑलरेडी इस वीजा को प्राप्त करके भारत में आए हुए हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल्ड माना जाएगा, डीम्ड कैंसिल्ड। ऐसे लोगों को यहां पर 48 घंटे दिए गए हैं कि भारत में अगर हैं आप लोग, अगर ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो 48 घंटे के अंदर भारत से निकल जाइए, अपने देश में जाइए और वहीं पर जाकर अपनी काली करतूतों को अंजाम दीजिए, लेकिन भारत में नहीं रहने देंगे आपको। इसके साथ साथ जो हमारे डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर हैं जो कि हमारे हाई कमीशन में रहते हैं, ऐसे ही दूसरे देशों के भी ये मिलिट्री चीफ और डिफेंस चीफ उनके हाई कमीशन में रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है भारत में, वहां पर जो पाकिस्तान के डिफेंस चीफ हैं, मिलिट्री चीफ हैं, नेवल और एयर एडवाइजर्स हैं, इन सभी को देखिए टर्म यूज की गई है और वो है पर्सोना नॉन ग्राटा। ये टर्म एक इंपॉर्टेंट टर्म है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सोना नॉन ग्राटा एक लैटिन फ्रेज है। ये इसका मतलब होता है एक अनएक्सेप्टेबल पर्सन, एक अनवेलकम्ड पर्सन। अगर हम लोग इसको हाई कमीशन के फॉर्म में देखें तो ये पर्सोना नॉन ग्राटा एक ऐसी टर्म है जो तब यूज की जाती है जब किसी भी हाई कमीशन के अधिकारी को हम रिकॉल करने के लिए कहते हैं कि आपकी कंट्री में वापस जाइए, जो आपकी कंट्री है वहां पर जाकर आप रहिए, तब ऐसा पर्सोना नॉन ग्राटा शब्द का प्रयोग होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक अनएक्सेप्टेबल पर्सन, एक अनवेलकम्ड पर्सन। अगर इसके बाद भी ये लोग यहां रुकते हैं तो भारत इनको डिप्लोमेटिक कमीशन का, डिप्लोमेटिक मिशन का मेंबर नहीं मानेगा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो कि वियना कन्वेंशन के थ्रू इनको मिली हुई है, 1961 में एक वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत सभी देशों के हाई कमीशन के मेंबर को कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, कुछ विशेष प्रिविलेज प्रोवाइड होते हैं। उन प्रिविलेज को ये नहीं ले पाएंगे अब अगर ये अपने देश में वापस नहीं जाते हैं और यहां पर रुके रहते हैं। इसके साथ साथ जो भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहां पर भी भारत ने अपने डिफेंस, मिलिट्री, एयर और नेवल एडवाइजर्स को वहां से वापस बुला लिया है और इसके साथ साथ जो हाई कमीशन है उसकी भी स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। पहले 55 की स्ट्रेंथ थी, उसको घटाकर अब 30 कर दिया गया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी उसको घटाकर 30 करेगा, जरूर करेगा, लेकिन ये कुछ स्टेटमेंट हैं अभी यहां पर जो है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा यहां पर दी गई हैं और यही सीसीएस की कमेटी में दोस्तों फैसले भी लिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई है, आइए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए ये कश्मीर का वो नक्शा है जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमले का एक नक्शा मैप मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए ये अनंतनाग है और यहां पर है पहलगांव, जहां पर अटैक हुआ है। पहलगांव की एक घाटी है, उसका नाम है बेसरन वैली।
ठीक है। तो वेस्टर्न वैली में ही एक जगह है जहां पर, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस जगह है, प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्यपूर्ण जगह है, जहां पर कई सारे पर्यटक घूमने जाया करते थे। और यहीं पर 4 से 6 आतंकियों ने 4-5 तरफ से आकर उन लोगों को घेरा और बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही निर्ममता से और बहुत ही जाहिलाना तरीके से उन सभी को मार दिया। तो ये है वो वेस्टर्न वैली जहां पर ये हमला हुआ था, पहलगांव में ये है। बाकी आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप देख रहे होंगे, इधर आप लद्दाख देख रहे होंगे, इसके ऊपर फिर हमारा जो हमारा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी है, और नीचे फिर इसका इंडिया है। ये संक्षेप में वो लाइंस हैं जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी कही हैं, जो सीसीएस की मीटिंग में फैसला हुआ है वो संक्षेप में यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी डिटेल में स्टेटमेंट दिखाई थी। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो वो भी मैंने यहां पर इमेज की फॉर्म में आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए ये पूरा भारत का ऊपर का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम इंडस वाटर सिस्टम की बात करें, सिंधु जल तंत्र की बात करें, तो वहां पर देखिए कुल मिला के ये नदियां आपको दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर ही आपको इंडस नदी दिखाई दे रही होगी, सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए झेलम नदी दिखाई दे रही है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये व्यास है, और फिर ये सतलुज नदी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये जो नदियां हैं, इन सभी नदियों को सिंधु जल समझौते में 2 दिशाओं में बांट दिया गया था, और वो दिशाएं थी ये वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स, यानी पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। अब ये पश्चिमी और पूर्वी नदियों के ऊपर दोनों ही देश किस प्रकार के अधिकार रखते हैं उसको भी आप समझिए, लेकिन मोटी मोटी भाषा में यही है कि इन सभी नदियों में से जो 80% पानी है उसका प्रयोग करने का अधिकार किसको है? पाकिस्तान के पास है, और जो 20% पानी है वही केवल भारत प्रयोग कर सकता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी वेस्टर्न रिवर्स है, चिनाब, झेलम और इंडस, इन तीनों नदियों पर भारत को बहुत ही लिमिटेड प्रयोग करने के अधिकार प्राप्त हैं। भारत यहां पर क्या कर सकता है? यहां पर डोमेस्टिक और नॉन कॉन्सिक्वेंटिव यूज कर सकता है इसका, ठीक है। बाकी जो हमारे लिमिटेड स्टोरेज इसका कर सकता है, पावर प्लांट यहां पर लगा सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड रूप में लगा सकता है। जबकि जो ये बाकी की नदियां हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, तो यहां पर क्या कर रहा है? इंडिया राइट्स ओवर दीज रिवर्स, ऑल एक्सक्लूसिव राइट लाई विद इंडिया। यानी जो हमारी ईस्टर्न रिवर्स हैं, इन तीनों नदियों पर भारत का पूरा अधिकार है, यहां पर भारत प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन पर भारत का अधिकार नहीं है, इसके पर पूरा अधिकार पाकिस्तान को यहां पर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यहां पर आप इनको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इंडिया ने अभी कई सारे प्रोजेक्ट इन रिवर्स पर शुरू करे हैं, बहुत सारे, जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट है, रातेल प्रोजेक्ट है, ऐसे कई सारे ऐसे डैम प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने इन नदियों पर शुरू किए हैं। तो आपको एक बार उनकी लिस्ट भी जरूर देख लेनी है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑपरेशनल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन काम उन पर चल रहा है। तो वैसे सभी प्रोजेक्ट की आप एक लिस्ट जरूर देख लीजिए, यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज की तरफ चलेंगे जो लास्ट वीक न्यूज में रही है, बहुत हाइप में रही है, और वो एक आप यहाँ स्क्विड की एक डिजाइन देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ इमेजेस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि हमें समुद्र में कई तरह के ऐसे जीव देखने को मिले जो जनरली जो है वो डीप सी में रहते हैं, गहरे पानी में रहते हैं, लेकिन अभी वो ऊपर दिखाई दिए। कई सारी फिशेस आपको दिखाई दी होंगी, लहरों के अजीब से प्रकार आपको सोशल मीडिया में दिखाई दिए होंगे। उसी सीरीज में अभी एक बहुत बड़ा स्क्विड यहां पर देखने को मिला है समुद्र में। लिखा है, why first confirmed image of the colossal squid in deep sea is significant। colossal squid का मतलब होता है बहुत विशालकाय स्क्विड। जनरली आपने फूड स्टोर्स पर जब आप कहीं सी एरियाज में गए होंगे तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे स्क्विड लोग खूब चाव से खाते हैं, लेकिन यहां पर एक कोलोसल स्क्विड मिला है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा ये स्क्विड है, और ये क्यों मिला है, इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, इसकी सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों अगर बात करें तो देखिए 3 नाम भी न्यूज में हैं इस न्यूज को लेकर। एक है जियांट स्क्विड, एक है कोलोसल स्क्विड, और एक है लार्जेस्ट सेलिफोलार्ड्स। सबसे पहले तो आप इनके साइंटिफिक नामों को ध्यान कर लीजिए। जियांट स्क्विड का नाम ये लिखा है और कोलोसल स्क्विड का नाम ये लिखा है। अगर हिंदी में इनके मतलब देखेंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन आपको इन दोनों का ही एक ही मिलेगा, विशाल स्क्विड, ठीक है। जियांट स्क्विड का मतलब भी विशाल स्क्विड और कोलोसल स्क्विड का मतलब भी विशाल स्क्विड, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। अब ये तीनों चीजें क्या हैं? लार्जेस्ट सेलिफोलार्ड्स। सेलिफोलार्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल? क्लास ऑफ मरीन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ऑक्टोपस, कल्ट फिश एंड स्क्विड। ये आपको दिखाई दे रहा है।
ये एक चित्र मैंने यहां पर दिया है, ये क्या है, सेलिफोलेट्स हैं, जिसमें ये सभी जीव जो है वो रहते हैं। अब देखिए जो जायंट स्क्विड है, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्विड देखिए कितना लिखा है, यहां पर लिखा है ना, ये देखिए कितना बड़ा है, करीब करीब 10 मीटर लंबा जो है वो ये होता है। इसके बाद एक दूसरा स्क्विड होता है, ये होमोपोड स्क्विड, इसकी भी लंबाई करीब 4 फीट तक रहती है। और बाकी सारे जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं समुद्री एरियाज के, जो समुद्र में बहुत गहराई में दोस्तों रहते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक की गहराई पर ये सभी जानवर जो है वो मिलते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी साउथ अटलांटिक सी है, मैं आपको उसका मैप दिखाऊंगा अभी। साउथ अटलांटिक सी में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, जिसे हम कहते हैं सैंडविच आइलैंड। वहां सैंडविच आइलैंड में एक रिसर्च वेसल जा रहा था, उस रिसर्च वेसल को वहां पर कोलोसल स्क्विड के जो है वो अंश मिले, और जब कोलोसल स्क्विड का उसको इमेज मिला, तभी से ये न्यूज दोस्तों यहां पर बन गई है। करीब करीब 2000 फीट, ये लिखा ना देखिए, 2000 फीट में रहते हैं ये लोग, यानी 2000 फीट नीचे रहते हैं। इतना नीचे रहने वाले जीव अचानक से ऊपर क्यों आए, उनकी इमेज क्यों मिली, ये दोस्तों चर्चा का विषय से बना हुआ है, डिस्कशन का पॉइंट यहां पर बना हुआ है। आइए देखते हैं उस मैप को जहां पर ये मिला है। देखिए साउथ सैंडविच आइलैंड पर ये मिला है। अब साउथ सैंडविच आइलैंड भी हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं न्यूज के लिए, हमारे एग्जाम के लिए। तो आप समझ लीजिए कि 11 छोटे छोटे वोल्केनिक आइलैंड हैं जो साउथ अटलांटिक सी में हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स में पूछा सकता है कि भाई साउथ अटलांटिक सी में वो कौन से वोल्केनिक आइलैंड हैं, ठीक है। तो यही है वो 11 स्मॉल आइलैंड हैं जो वोल्केनिक हैं, यानी ज्वालामुखी से बने हुए वो आइलैंड हैं, और उनको मिलाकर साउथ सैंडविच आइलैंड कहा जाता है, जो इस समय जो है वो ब्रिटिश यानी यूके के अंडर में आते हैं। तो उनका एक बार मैं मैप आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए ये साउथ अटलांटिक सी है, जहां पर मैंने बहुत सारी आपको ये धाराएं दिखाई हैं, जहां पर आपको ये ज्योग्राफिकल आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इलाका दिखाया है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके बीच का जो हिस्सा है ये साउथ अटलांटिक पूरा जो है वो सी है। और यहां देखिए ये साउथ अटलांटिक सी में ये है साउथ सैंडविच आइलैंड, ये साउथ सैंडविच आइलैंड है जिनके बारे में हमने बात की है। यहीं पर ये 11 हैं पूरी संख्या में, और वोल्केनिक आइलैंड है, और यही जो इनके बीच में जो है वो उस स्क्विड की हमें फोटो मिली है, वो स्क्विड हमें मिला है, जो वहां पर रिसर्च वेसल गया था, उसने उसको ढूंढ यहां पर निकाला है। अब दोस्तों कहानी ये है कि देखिए जब इतने बड़े साइज के जानवर होते हैं ना, तो ये तो पूरी तरीके से देखा जाए तो इल्यूसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस इलाके में रहते हैं जहां पर सन की लाइट बहुत कम पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इतनी गहराई में रहते हैं, यानी पूरी तरीके से इतने बड़े होने के बावजूद ये इल्यूसिव होते हैं, दिखाई नहीं देते। सेकेंड थिंग, जो हमारे कैमराज हैं, जितने भी कैमराज हमने अभी समुद्र के अंदर डाले हैं इन जीवों के फोटो लेने के लिए, वो कैमराज भी उतने बड़े साइज के नहीं होते हैं कि इनकी फोटोज, इनके इमेजेस, इनकी वीडियोस पूरी पूरी उस कैमरे में आ पाए। क्योंकि पहली बात तो वहां लाइट नहीं होती, सन का लाइट नहीं पहुंचेगा, अंधेरा होगा, और दूसरी बात इनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो चीज में फिट नहीं बैठ पाती। तो यही अचंभा हो रहा है कि भाई इस स्क्विड को हमने कैसे देख लिया। एक बात तो ये है। सेकेंड चीज दोस्तों ये है कि देखिए भाई इन स्क्विड के बारे में हमारे पास बहुत जानकारियां इसीलिए भी नहीं है, हम इनके बारे में जानते ही नहीं है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि इनका इमेज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता। खैर जो कोलोसल स्क्विड अभी मिला है उसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट है, उनको आप जरूर ध्यान करिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला उसका देखिए वैज्ञानिक नाम मैंने आपको यहां बताया है। सेकंड थिंग क्या है, मेंबर ऑफ क्रंचिडे, एक क्रंचिडे परिवार है समुद्री जीवों का, उस क्रंचिडे परिवार से ये लोग आते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्रंचिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी देखिए विशेषता क्या है, डिस्प्ले हुक्स ऑन इट्स आर्म्स एंड द टेंटिकल्स, ठीक है। इनके जो आर्म्स होते हैं उस पे हुक लगे होते हैं, ठीक है ना, हुक मतलब शिकार को फांसने के लिए हुक लगे होते हैं टेंटिकल्स पर और आर्म्स पर। जनरली कहां रहते हैं, तो डीपर देन 1000 मीटर, 1000 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक ये रहते हैं। मतलब समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक ये रहते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर्स, यानी जहां पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट टेम्परेचर का वाटर है, उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में ये रहते हैं। इसके बाद अगर देखें तो एवरेज जो इनका वजन है वो करीब 500 किलो तक रहता है। यहीं पर एक बात और बताऊं आपको, 1925 में एक स्पर्म वेल हमें मिली थी। उस स्पर्म वेल के अंदर हमें इसी कोलोसल स्क्विड का एक कुछ अंश मिला था। जब हमने उसको तोला
और उसके बाद उस विशालकाय स्क्विड का अनुमान लगाया, तो यह माना जा रहा है कि वो 600 से 700 किलो का रहा होगा, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़े जो वर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, उसका एग्जाम्पल है। यानी अगर ये स्क्विड की हम बात माने, और वो जो स्पर्म वेल में 1925 में हमें जो है वो यहाँ पे मिला था, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी भी होगी, ये मैंने लिखी है, देखिए लाइन, 1925 में जो हमें अंश मिला था, अगर उसके अनुमान को हम सही मान लें, तो इस दुनिया में जो लार्जेस्ट नॉन इनवर्टिब्रेट हैं वो यही स्क्विड माने जाएंगे दोस्तों। लेकिन जनरल इनका वजन जो होता है वो 500 किलो के आसपास रहता है, ठीक है। इनकी जो लंबाई है वो 7 मीटर तक रहती है, जो कि अगर हम फिट्स में देखें तो 23 फिट्स होती है। अब देखिए, आमतौर पर एक आदमी, एक पुरुष या एक महिला की जो लंबाई है वो 5-5.5 फुट तक एवरेज रूप में रहती है। कुछ 6 फुट के भी हैं, 6.5 फुट के भी हैं, लेकिन एवरेज अगर देखें तो 5 से 5.5 फुट की हमारी लंबाई है। और ये स्क्विड देखिए कितना लंबा है, 23 फीट का, यानी लगभग 5 गुना लंबाई, इंसान की लंबाई से 5 गुना लंबाई का स्क्विड है। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा ये स्क्विड हमें मिला है। अगर हम डायमीटर देखें इसकी आई का, इसकी आंख का डायमीटर देखें, तो एक जो टेनिस वाली बॉल होती है उसके बराबर करीब करीब इसकी आंखें होती हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर बड़ी इसकी आंखें दोस्तों यहां पर पाई जाती हैं। तो ये कुछ खास इंफॉर्मेशन थी इस स्क्विड के बारे में जो भी देखने को मिला है। ऐसे कई सारे और जीव देखने को मिल रहे हैं, और लोग भी तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं कि समुद्र के अंदर कुछ हलचल चल रही है। एक स्टोरीज में एक विशालकाय जीव की बात करते हैं, क्रैकन, ठीक है, समुद्र के मॉन्स्टर की बात करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉन्स्टर जाग चुका है। ऐसी तमाम सारी बातें चल रही हैं फिलोसॉफिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर और तमाम तरह की कहानियों में। हालांकि उस पर मैं नहीं आना, जो विशेष बात है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मित्रों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, तो इन्हीं प्रकार की न्यूज से कुछ टच उनका देखने को मिल जाता है। तो इसलिए विशेष ध्यान हमें इन न्यूज पर रखना होता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, हाउ वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पार्टिकुलर इमिशंस इन गुजरात वर्क्स। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि गुजरात में सूरत एक जगह है, वहां पर कुछ प्रयोग चल रहे थे, और उन प्रयोगों में कुछ विशेष बातें सामने निकल के आई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं, वो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, फ्यूल का प्रयोग करते हैं, तमाम तरह के फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं, और फ्यूल को जलाने के बाद कुछ धुआं, कुछ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में निकलता है। सरकार ने कई सारी गाइडलाइन बना रखी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने कई सारी गाइडलाइन हमको दे रखी हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसने कई सारी गाइडलाइन दे रखी हैं, और सभी कंपनीज को उन गाइडलाइंस का प्रयोग करना होता है। सभी कंपनीज को कुछ टारगेट भी दिए गए हैं कि भाई आपके काम से अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो आप दूसरे तरीके से उसको फायदा पहुंचाइए, पेड़ लगाइए और तमाम तरह काम करिए वगैरह। अगर एक लिमिट से ज्यादा या कुछ भी पॉल्यूशन होता है तो कंपनीज पर पेनाल्टीज भी लगती है, कंपनीज को उसका हर्जाना भी देना पड़ता है, तमाम तरह से प्रयोग करे हुए। इसी चीज को सुधारने के लिए एक नई स्कीम, एक नई तरह की चीज पर काम चल रहा है दुनिया भर में, और उसी पर काम जो है भारत में भी शुरू हुआ है, और वो है इमिशन ट्रेड स्कीम। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आपको बता दें कि दुनिया भर में, चाइना में, यूरोप में और अमेरिका में एक स्कीम चल रही है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो स्कीम ये कहती है कि हर एक कंपनी को कुछ क्रेडिट्स सरकार प्रोवाइड करती है। वो क्रेडिट जो होते हैं वो उसके ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के बेसिस पर ही मिलते हैं। यानी हर एक कंपनी को एक लिमिट मिलती है कि भाई इतना इमिशन आप कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर वो कंपनी अपनी क्लीन एनर्जी पॉलिसी को लागू करके, यानी अपने फ्यूल को क्लीन करके उस लिमिट से कम इमिशन करती है, तो जितनी लिमिट बची होती है उतने क्रेडिट उस कंपनी को मिल जाते हैं, और वो क्रेडिट कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। समझाऊंगा इसको पूरी डिटेल में, फिलहाल आप समझें इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही कुछ यहां इंडिया में भी दोस्तों शुरू हुआ है। हालांकि इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सूरत में कुछ कंपनीज पर यह प्रयोग किया गया, और पाया गया कि जब ऐसी पॉलिसी हमने प्रयोग की तो पॉल्यूशन में, यानी इमिशन में करीब 20 से 30% की कमी देखने को मिली। हालांकि भारत में ये जो इमिशन हो रहा है इसमें ग्रीन हाउस गैस को बेस नहीं बनाया गया, इसमें पर्टिकुलेट मैटर को बेस बनाया गया। जो आपने सुना होगा पीएम पार्टिकल होते हैं, यानी PM 2.5, PM 10, PM 5, ऐसे जो आपने सुने होंगे ना, तो वही है पर्टिकुलेट मैटर। आइए देखते हैं पूरी कहानी इसकी क्या है और क्या इसमें चीजें हो रही हैं।
तो नाम देखिए स्कीम का क्या है, नाम है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। एक तरीके का मार्केट का रेगुलेटर है जो वातावरण में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो पर्टिकुलर मैटर जा रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। मैंने बताया कि चाइना जैसे देशों में पहले से इसका प्रयोग हो रहा है, भारत में पहली बार इसका प्रयोग हो रहा है पर्टिकुलर मैटर के जो इमिशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, और सूरत में इसका ट्रायल किया गया। लगभग लगभग 10 वर्षों से ट्रायल हो रहा है, और वहां देखा गया कि 20 से 30% में जो है वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जो है वो वहां पे कमी आई है, यानी क्लस्टर सॉरी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें कमी आई है 20 से 30% की। तो अब इसको पूरे इंडिया में लागू करने की बात चल रही है। अब आखिरकार ये इमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है और कैसे काम करती है, इसको मैंने लिखा तो यहां पर खूब लंबा चौड़ा करके है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में समझिए क्या होता है। देखिए सरकार क्या करती है, बहुत मोटे मोटे शब्दों में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए पूरा। सरकार क्या करती है, सरकार एक कंपनी को बोलती है कि भाई आप इतने टन पर्टिकुलेट मैटर या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हो। मान लीजिए 10 टन, इससे ऊपर नहीं करोगे आप। अब किसी कंपनी ने कहा ठीक है भाई 10 टन कर लेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, तो 2 3 काम कर सकती है कंपनी। क्या? एक तो उतना ही माल बनाए, उतना ही काम करे कि 10 टन का उत्सर्जन हो, और जब एक साल में 10 टन उत्सर्जन हो जाए उसके बाद काम बंद कर दे, क्योंकि उससे ऊपर करेगी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेकंड चीज कि उससे ऊपर कर दे उत्सर्जन और पेनल्टी भर दे, जो पेनल्टी भरेगी वो अपने उत्पाद में रेट बढ़ाकर वसूल कर ले मार्केट से, ये कर सकती है। और तीसरा जो काम सरकार चाहती है वो करे, वो क्या कि भाई 10 टन की हमने आपको एक विंडो दी है, तो आप क्या करिए, आप अपने फ्यूल के यूज में थोड़ी क्लीनिनेस लाइए। यानी आप कोयले की जगह या पेट्रोल की जगह या गैस की जगह कुछ ऐसा क्लीन फ्यूल यूज कीजिए जिससे उत्सर्जन हो ही ना, जैसे सोलर पावर, जैसे हाइड्रो पावर, जैसे और भी तमाम सारी पावर्स हैं। आप उन फ्यूल का इस्तेमाल करिए ताकि आपका उत्सर्जन जो है वो 10 टन से ऊपर ना जाए। और अगर आपने अपने एनर्जी इफिशिएंसी को इतना बढ़ा लिया कि आपको हमने 10 टन की विंडो दी है, लेकिन आप केवल 2 3 4 या 5 टन ही आप उत्सर्जन कर रहे हो, बाकी उत्सर्जन नहीं कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर आपको कुछ क्रेडिट दे दिए जाएंगे। क्या फायदा होगा उसका? फायदा यह होगा कि आपने तो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़िया कर लिया, आप तो एनवायरमेंट में आप पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी स्टार्टिंग फेज में हैं, या कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास इतने फंड्स अभी नहीं आ पा रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए या उस पर इन्वेस्टमेंट कर पाए, या फिर कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास अभी वैसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या कई कंपनियां ऐसी हैं जो अभी फिलहाल एकदम से एनर्जी को एफिशिएंट नहीं कर पा रही हैं। सरकार ने जो उनको लिमिट दी है उत्सर्जन की वो क्रॉस हो गई, अब क्या करें भैया, धंधा बंद कर दें या फिर क्या करें? तो जो कंपनियां क्रेडिट पाएंगी वो अपने क्रेडिट को उन कंपनियों को सेल आउट कर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम किसी उत्पाद की गारंटी करवाते हैं, वारंटी करवाते हैं ना, 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी। अब मान लीजिए मेरी 3 साल की वारंटी खत्म हो गई, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पूरा पैसे देके सही कराना पड़ेगा। तो किसी दूसरे से मैं वारंटी परचेस कर लूं कि भाई ठीक है अब मेरी वारंटी बढ़ गई, समझ गए? तो वैसे ही ये सिस्टम है। जिस कंपनी के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट होंगे, यानी जिस कंपनी ने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को ऑलरेडी इंप्रूव कर लिया है और सरकार द्वारा जो इमिशन की रेंज है उससे कम उत्सर्जन कर रही है, तो बाकी बचे हुए उत्सर्जन के लिए उसके पास होंगे क्रेडिट। वो क्रेडिट वो ऐसी कंपनियों को सेल आउट कर सकती है जिनकी एनर्जी एफिशिएंसी अभी ठीक नहीं है और वो सरकार द्वारा दी गई इमिशन की रेंज से ज्यादा इमिशन करने को मजबूर हैं। तो उन पे या तो पेनल्टी लगेगी और या फिर क्या करें, वो क्रेडिट को खरीद लेंगे तो उनकी रेंज बढ़ जाएगी, वो थोड़ा सा और इमिशन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट होंगे। एक तरह की ये इमिशन रेंज को बढ़ाने की पॉलिसी यहां पर है। अब फायदे क्या है? फायदा यह है कि पहली बात तो जो कंपनी ऐसी हैं जो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़िया कर रही हैं, तो उनके पास कमाई का जरिया हो गया। अब वो कमाई कैसे बढ़ाएं, इसके लिए वो और ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट होंगे ताकि उनकी इमिशन रेंज और कम खर्च हो, ताकि वो सारे के सारे क्रेडिट को मार्केट में सेल कर पाएं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं। सेकंड, जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी क्या मिलेगा, उन पर एक तो प्रेशर भी रहेगा थोड़ा सा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई हम कैसे करके फटाफट से अपनी एनर्जी को इफिशिएंट करें, अपनी एनर्जी हम क्लीन करें, ताकि हमें ना तो क्रेडिट खरीदने पड़े और ना ही सरकार को पेनल्टी देनी पड़े, जिससे हमारे प्रॉफिट में थोड़ा सा इजाफा यहां पर हो जाए।
तो इस प्रकार की पॉलिसी यहां पर ये है जिसे हम कहते हैं इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ये इंडिया में पहली बार हो रही है और पर्टिकुलेट मैटर के लिए तो पूरे विश्व में ही पहली बार इंडिया में की गई है। समझ गए? ये पर्टिकुलेट मैटर की जो रेंज है उसके लिए दुनिया भर में पहली बार हुई है और भारत में तो किसी भी प्रकार की जो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है वो पहली बार यहां पे सूरत में जो है वो टेस्ट करके देखी गई है। लेकिन हर अच्छी चीज के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं, उनकी बुराइयां भी होती हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, इसकी भी हो रही है। अब क्या आलोचना हो रही है? सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एक तरीके से कंपनी को आप लोग जो है वो क्या कर रहे हो, अपने आप ही अनुमति दे रहे हो पॉल्यूशन करने की। इसमें जो बड़े बड़े लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने प्रभाव से अपनी रेंज को बढ़ा लेंगे, अपने आप को ज्यादा रेंज दे देंगे कि भाई ज्यादा उत्सर्जन कर सकते हैं। और जब ज्यादा रेंज उनके पास हो जाएगी तो भैया वो करेंगे ही नहीं कुछ भी काम, ना तो एनर्जी को एफिशिएंट करेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो उसी रेंज में उत्सर्जन कर रहे होंगे। सेकेंड चीज में क्या हो रहा है कि जो यूरोप और मोस्टली चाइना जो है, जो यूएस है, वहां पर ही ऑपरेट है और वहीं पर कह रहे हैं कि इसके डिजाइन में बहुत फ्लॉज हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, उनका बहुत तरीके से मिसयूज हो सकता है और जो प्रभाव की हम बात कर रहे हैं वो प्रभाव होगा ही नहीं। इसके साथ साथ कह रहे हैं ओवर एलोकेशन ऑफ परमिट्स। जो मैंने रेंज की बात की है कि गवर्नमेंट या रेगुलेटर जो है वो उतनी रेंज अलॉट कर देंगे, उससे ऊपर करोगे तो गड़बड़ रहेगा, उसके अंदर करोगे तो बाकी मिल जाएंगे क्रेडिट। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि अपने प्रभाव से, अपने इन्फ्लुएंस से जो रेगुलेटर है उससे हम क्या कर सकते हैं, ओवर एलोकेशन करवा सकते हैं कि ज्यादा परमिट मिल गया उत्सर्जन का। जब ज्यादा परमिट मिल जाएगा तो हमें दिक्कत ही नहीं है, हम तो करते रहेंगे उत्सर्जन, कोई मतलब ही नहीं है, हम जवाबदेह ही नहीं हो पाएंगे। तो जो पहले से पेनाल्टी लगती थी वो पेनाल्टी भी नहीं दे रहे अब तो। इसके साथ साथ लॉबिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फॉसिल फ्यूल कंपनीज टू डिले द टाइटनिंग ऑफ इमिशन कैप्स एंड टू गेट फ्री परमिट्स। यानी जो भाई देखिए इस काम से क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल बनाने वाली कंपनीज हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल वाली हुई, चाहे वो तमाम तरह की और कंपनी हुई, इनको नुकसान होगा ना। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी लॉबी क्रिएट करके और सरकारों पर प्रभाव डाल के, सरकारों पर प्रेशर बना के इन परमिट्स को देने में देर लगाएंगे ताकि फ्री में ही परमिट्स मिलते रहे। समझ गए? जब फ्री में परमिट्स मिलते रहेंगे तो क्रेडिट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब क्रेडिट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इसका प्रभाव कुछ नहीं निकल के आएगा। इसके साथ साथ यहां पर देखिए ऑफरिंग अ वे फॉर इंडस्ट्रीज टू पे एंड पॉल्यूट। यहां पर भाई यही तो हो रहा है, जो कंपनी, क्या कहा जा रहा है कि भाई जो कंपनी के पास जितनी रेंज है पॉल्यूशन करने की उतनी कर लीजिए, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो क्रेडिट को खरीद लीजिए। क्रेडिट खरीद लिया, लिमिट बढ़ गई, करिए पॉल्यूट। यानी यहां पर तो वही हिसाब हुआ कि कंपनी जितना पॉल्यूशन कर रही है उसका पैसा देगी, करो पॉल्यूशन आराम से, ठीक है ना। जो पैसा वो दे रही है वो कंपनी अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा के मार्केट से वसूल कर लेगी। मैं तो व्यापारी, भाई मैं तो व्यापारी आदमी हूं ना, वो तो व्यापारी आदमी है। 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे, वो बढ़ाएगा 1 रुपया अपने प्रोडक्ट पर, 10 रुपए आ जाएंगे मार्केट से। तो वही कह रहे हैं कि ये तो पॉलिसी ऐसी हो गई कि मार्केट को आप बोल रहे हो कि भैया पे करिए और पॉल्यूट करिए, ठीक है। इस प्रकार की आलोचनाएं भी यहां पर इस स्कीम की हो रही है। मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस पूरे आर्टिकल से आप अपना आंसर बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से आप लिख सकते हो कि इमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है, भारत में इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हो रही हैं और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा, इसको आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अगर ये आर्टिकल आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े तो एक और छोटी सी न्यूज यहां पर है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पर आई है, और वो है व्हाई फूड इन्फ्लेशन इज सॉफ्टनिंग। देखिए इसके पीछे कहानी तो बहुत ज्योग्राफिकल कहानी बहुत बड़ी है, हम लोग उसको शॉर्ट में समझेंगे। हमने देखा था कि 2023-24 में भारत में ना तो बारिश अच्छी हुई, ना ही भारत में मानसून अच्छा आया, और जिसकी वजह से भारत में फसलों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत में रबी की फसल, खरीफ की फसल, दोनों ही फसलें बहुत खराब हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट में फसलों की सप्लाई कम हुई और मार्केट में दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे। चाहे वो दालों के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, विशेषकर गेहूं और चावल के दाम हो, तमाम तरीके से बढ़ गए थे, जिसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने भी चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, दालों का खूब सारा इंपोर्ट किया था, और भी तमाम तरह के प्रयास सरकार ने किए थे। अपना जो बफर स्टॉक है उसको भी मार्केट के लिए ओपन कर दिया था, ऐसे कई सारे काम किए थे। तो इसी चीज को यहां पर समझाया गया है कि उस समय ऐसा क्यों हुआ था। साथ ही साथ 2023-24 के बाद अगर हम 2024-25 की बात करें और अब 25-26 की बात करें तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो फूड इन्फ्लेशन है वो सॉफ्ट हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो पहले
क्यों गड़बड़ हुई थी और आज सही क्यों हो रहा है, ये पूरी बात इसमें बताई गई है। इस पूरी बात में दो कॉन्सेप्ट्स को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट है अल नीनो का, दूसरा कॉन्सेप्ट है ला नीना का। तो आप समझिए, जो अल नीनो है ये एक ज्योग्राफिकल इवेंट है, एक भौगोलिक घटना है जो होती रहती है और उसकी वजह से जलधाराओं के टेम्परेचर पर, ताप पर असर पड़ता है। और जब जलधाराओं के ताप पर असर पड़ता है तो हवाओं के ताप पर असर पड़ता है, और वही हवाओं के ताप में जो बदलाव होता है उसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर लगभग लगभग वर्षा, मानसून और इन सब में अंतर रहता है। इसी पे लालीना है, तो उन्हीं की यहां पे डिस्कस किया गया है कि 2023-24 में जब ला नीना आया था, ला नीना जैसी घटना हुई थी, उस घटना की वजह से भारत में खूब सारी गर्मी पड़ी थी, भारत का माहौल शुष्क हो गया था और वर्षा भी कम हुई थी, जिसकी वजह से भारत में फसलें नहीं हो पाई और फसलों के रेट बहुत बढ़ गए। उसके बाद 2024-25 की बात करें तो 2024-25 में वो अल नीनो का इफेक्ट खत्म हुआ, अल नीनो नहीं हुआ, और उसके बाद फिर भारत में स्थितियां बेहतर हुई। आइए एक बार देखते हैं उसको डायग्रामेटिक अप्रोच से। ये देखिए, मैंने कुछ यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। ये अल नीनो का इफेक्ट है, जो अल नीनो घटना होती है, हम उसकी यहां पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग किसी वीडियो में समझेंगे जरूर। लेकिन आप देखिए, जब अल नीनो का इफेक्ट होता है तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक का क्या इंपैक्ट रहता है। आप देखिए यहां पर कलर के हिसाब से यहां पर दिखाया गया है, तो हम केवल यहां पर जो है भारत के इलाके की बात करते हैं। देखिए भारत में इस प्रकार का रंग है, इसका मतलब है वार्म, यानी जब भी अल नीनो होगा तो भारत में मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। आप बाकी हिस्सों में भी कलर के हिसाब से ये रंग आप देख सकते हैं, लेकिन भारत में कैसा मौसम रहेगा, गर्म। जून से लेकर अगस्त जो भारत में मानसून का मौसम रहता है, जून से लेकर अगस्त तक का हम देखें तो भारत में मानसून काल रहता है, इसमें बारिश होनी चाहिए थी। तो देखिए भारत में कैसा मौसम है, ऐसा। अब इस रंग को देखिए, ड्राई, यानी अल नीनो की वजह से दिसंबर फरवरी में भारत में क्या रहेगी, आम वर्षों की तुलना में गर्माहट रहेगी। यानी दिसंबर फरवरी जो ठंड का मौसम है वहां पर उतनी ठंड नहीं पड़ेगी अल नीनो अगर होगा तो। और साथ ही साथ जो जून से अगस्त का मौसम है वहां पर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अल नीनो की वजह से वहां बारिश नहीं होगी, वो सूखे रह जाएंगे। इन्हीं वजहों से क्या हुआ, भारत में फसलें कम हुई, भारत में फसलें नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से सप्लाई कम हुई और भारत में रेट जो है वो बढ़ गए। इसी इफेक्ट का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है ला नीना। तो ला नीना में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी दिसंबर फरवरी में जो भारत गर्म रहा था ठंडा हो जाएगा, और जो जून अगस्त में सूखा रहा था वहां बारिश खूब होगी। तो ला नीना जब होगा तो भारत में खूब सारी फसलें हो जाएंगी। यही यहां पर पूरे आर्टिकल में समझाया गया है। आप एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, एक इंपॉर्टेंट डेटा देखिए। देखिए ये स्टॉक है, जो सेंट्रल पूल है भारत में स्टॉक है, उसको यहां पर दिखाया गया है, इस पर क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। अब देखिए आप 2024 की बात करेंगे तो 2024 में देखिए गेहूं का जो स्टॉक सरकार के पास था, सेंट्रल स्टॉक, वो 2013 में देखिए ये 13 से लेकर अब तक देखिए सबसे कम है। यानी 2024 में कितनी तारीख की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये जुलाई की, ठीक है ना, जुलाई के महीनों की बात कर रहे हैं, सॉरी अप्रैल की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2024 को भारत के सेंट्रल पूर्व में जो गेहूं था उसका भंडारण पिछले कई वर्षों में सबसे कम था। अगर हम 2013 से पहले की बात करें तो 2008 में ऐसी स्थिति आई थी जब इससे कम हुआ था। यानी 2008 के बाद से सबसे कम गेहूं हमारे पास 2024 में रह गया था, इतनी बुरी स्थिति थी। हालांकि अब ठीक है, गेहूं की फसल अच्छी आई है और इस बार अभी ठीक है। 2025 में देखिए 117 हमारा पहुंच चुका है और भी आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आप चावल और दालों का देखेंगे तो भी यहां पर आपको दिखाई देगा। अब यहीं पर देखिए ग्राफ दिखाया गया है कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन का। तो देखिए यहां पर पहले बढ़ता हुआ है और मार्च 25 में देखिए नीचे तक पहुंच चुका है, जो पहले क्या था 10.87 तक पहुंच गया था। ये ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई जा रही है कि प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हमारे फूड में हो रही है। तो वही आर्टिकल यहां पे था। यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, और मेंस में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं महंगाई पर या खाद्य महंगाई पर, तो वहां पे इस प्रकार के आंकड़े आपके आंसर को और भी बढ़िया कर देते हैं। आगे अगर बढ़े तो एक और छोटी सी न्यूज दोस्तों है जो पिछले दिनों न्यूज में बनी हुई है, और वो है चावल के ऊपर। कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चावल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ रही है, ऐसी अभी स्टडी की गई है। ये स्टडी एक नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर जो चावल उगता है उन चावलों में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। मित्रों, आर्सेनिक जो इंसानी शरीर है
उसकी बनावट के हिसाब से एक प्रकार का जहर है। और आर्सेनिक जो इंसानी शरीर है उसमें अगर एक लिमिट से ज्यादा पहुंच जाता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर के साथ साथ जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हैं और जो हार्ट संबंधी रोग हैं, दिल संबंधी जो रोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा पर्याय बन सकता है आर्सेनिक। और वही हमारे चावलों में बढ़ रहा है। एक शोध हुआ, इस रिजल्ट को हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसके लिए शोध हुआ। शोध में बहुत वर्ष लगे और कई सारे वैज्ञानिक भी लगे। उस शोध में एक स्कीम का प्रयोग किया गया, एक तरकीब का प्रयोग किया गया, जिसका डायग्राम यहां पर ये बना हुआ है। उस डायग्राम में क्या किया, इस स्कीम में क्या किया गया, साइंटिस्टों की पूरी एक टोली ने, पूरे ग्रुप ने क्या किया, बहुत बड़े इलाके में खूब सारे पौधों को उगाया और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको छोड़ दिया। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे इलाके में घूमी तो निश्चित तौर पर वो मिट्टी में घुली होगी और मिट्टी से फिर पौधों में पहुंची होगी और पौधों से फिर चावल में पहुंची होगी। जब ये अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उन पौधों में पहुंची और उन पौधों की फिर जांच हुई तो पौधों की जांच में उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। इसी बात से, इसी रिजल्ट से यह अंदेशा लगाया गया कि जब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी कैसे बढ़ती है दोस्तों, गर्मी तो ऐसे ही बढ़ती है ना कि जब हमारे वातावरण में CO2 गैस अधिक हो जाती है, वो सूर्य के प्रकाश को खूब सारा रोकना शुरू कर देती है और जब रोकना शुरू कर देती है तो गर्मी बढ़ जाती है। अब गर्मी अगर बढ़ रही है इसका मतलब सूर्य का ज्यादा प्रकाश रोक रहा है। सूर्य का ज्यादा प्रकाश रुक रहा है तो क्यों रुक रहा होगा, क्योंकि CO2 बढ़ रही होगी। तो वही प्रयोग यहां पे करके देखा गया कि जब CO2 बढ़ रही है तो वो पौधों पर क्या असर डाल रही है। और यहां पर ये पता लगा कि भाई ये पौधों में, यानी चावल के पौधों में जो है वो गर्मी को, सॉरी, आर्सेनिक को यहां पर बढ़ा रही है। कुछ देशों के यहां पर नाम भी लिए गए, देखिए ये हैं बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपीन और वियतनाम। ये 7 एशियन कंट्री हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है इस प्रकार का कि यहां पर जो चावल उग रहा है उसमें बहुत खतरा है, उसमें आर्सेनिक जो है इस गर्मी में बहुत तेजी से बढ़ सकता है और वो सारे हमारे कैंसर भी करेगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी देगा और भी तमाम सारी डिजीज देगा। जो ये तकनीक प्रयोग की गई, जो ये रिसर्च की गई, इस रिसर्च का नाम देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, यूजिंग फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी। इसको याद कर लीजिए, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। करीब करीब चावल की 28 वैरायटियों पर इसके यूज किया गया और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट को हमने देखा यहां पर। हालांकि दोस्तों चावल की इस परेशानी से निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम कई प्रकार से चावल को पकाने की विधि में बदलाव करके इस आर्सेनिक की मात्रा से बच सकते हैं और कई प्रकार की अन्य विधियों का प्रयोग करके भी हम इस आर्सेनिक की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सरकारों के समक्ष अभी ये चुनौती बड़ी है, खासतौर पर अगर हम भारत जैसे देश की बात करें जहां पर चावल एक प्रमुख भोजन है। चावल एक ऐसा भोजन है जो हर प्रकार से, हर कैटेगरी में, हर वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक गंभीर समस्या है जिस पर सरकार को यहां पर जरूर सोचना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।